नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है भारत की आजादी की लड़ाई में बिहार ने ना सिर्फ साथ दिया है बल्कि कई मौके पे अंग्रेजों को एक खुली चुनौती भी दी है। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार से कौन-कौन से वो वीर सपूत थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक जबरदस्त योगदान दिया और जिसके फलस्वरूप आज हम लोग आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वो बात अलग है कि इस आजाद मुल्क को, आजाद देश को गोरे अंग्रेज तो चले गए, इन भूरे अंग्रेजों का हम क्या करेंगे जिन्होंने इसको प्रदूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है, दूषित कर दिया है। लेकिन कोई नहीं, जब अंग्रेजों को हम लोग हरा सकते हैं, गोरे अंग्रेजों को, तो इन भूले अंग्रेजों को भी हराने में कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि कौन असली देशभक्त है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार के प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो कि बेसिकली मेरा कॉन्टेक्स्ट होगा इन टर्म्स ऑफ, मैं एंशिएंट से भी बातों को लूंगा, मिडाल से भी कुछ नामों को लूंगा और मोस्टली जो है मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ नामों को लूंगा। उन सारे के नामों के ऊपर हम चर्चा करेंगे नॉर्मली जो हमारे एग्जामिनेशन सेंट्रिक होता है और जो बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बन सकता है, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग का मेन फोकस आज रहने वाला है कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस जो हमारा इंडिपेंडेंस वीक अभी चल रहा है, इस इंडिपेंडेंस वीक में आज के उपलक्ष्य में मैं आपको जो क्लासेस दे रहा हूँ, ये सिर्फ क्लास आपके मतलब काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस भी आपको मिले। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बिहार की बात होगी तो सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद की बात बनती है। तो स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता, फ्रीडम फाइटर एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम देखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि इम्पोर्टेंट आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके समक्ष रहने वाला है। तो सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही एकदम निर्मल व्यक्ति विशेष का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने समझ लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक के रख दिया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पूरी दुनिया को, पूरे भारत को और पूरे समझ लीजिए कि बिहार को बताया कि एक सिंपलिसिटी में रह के भी कैसे आप इतने महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी बात अगर हम करते हैं तो इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई जीरादेई एक गांव है सिवान में। अच्छा, जीरादेई गांव को गांधी जी एक तीर्थ स्थल के रूप में भी संदर्भित करते हैं। तो याद रखिएगा, तीर्थ स्थल, ठीक है, तीर्थ स्थल के रूप में भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्थल के भी रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तीर्थ स्थल के रूप में भी, तो गांधी जी इसको, इनके गांव को कहते हैं एज अ तीर्थ स्थल के रूप में, ठीक है। इसके अलावा इनके माता-पिता का नाम महादेव सैनी श्रीवास्तव, जिसको जो जो इनकी बात करें तो संस्कृत और पर्शियन, देखिए कितनी बड़ी बात है, संस्कृत के भी स्कॉलर हैं और पर्शियन के भी स्कॉलर हैं। राज बोलता है कि सर एक भी लैंग्वेज हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो संस्कृत और पर्शियन दोनों के स्कॉलर। और इनकी माताजी का नाम क्या था, तो कमलेश्वरी देवी इनके माताजी का नाम था। इनका देहांत 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में 78 की उम्र में होता है। और पटना में इनका जो इनकी जो समाधि है वो कहाँ है, तो महाप्रयाण घाट, याद रखिएगा, महाप्रयाण घाट पटना में वो स्थान है जहाँ पे हमको राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि नजर आती है। इनसे जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो बीपीएससी कई बार पूछा है, इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लार्जेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द इंडिया स्टेट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, और सबसे लंबा समय तक 12 सालों तक रहे, 1962 में रिटायर होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ऐसे तो इंटरिम प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन आप सबको पता है कि उसके बाद 9 दिसंबर 1946 के बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है, जिसमें आपको बताते चले राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। इनकी बात अगर हम करते हैं एकेडमिक्स की, तो एकेडमिकली काफी ज्यादा साउंड थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में मौलवी के मार्गदर्शन में फारसी, हिंदी और गणित सीखा इन्होंने। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, वहां चले गए विथ स्कॉलरशिप के साथ। और ऑब्वियस सी बात है, डॉन सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में ये शामिल हुए, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करते हैं। देन अल्टीमेटली 1909 में कलकत्ता में लॉ की इन्होंने पढ़ाई की और प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आगे बनते कैसे बनते हैं मैं आपको बताते, देखिए 1909 में कलकत्ता में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद 1907 में इकोनॉमिक्स में इन्होंने
एमए किया और लंगत सिंह कॉलेज बिहार में इंग्लिश के प्रोफेसर बने, समझ रहे हैं? और बाद में प्रिंसिपल भी बनते हैं और इसी बीच में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बनते हैं। देन उसके बाद 1915 में इन्होंने मास्टर्स किया लॉ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और गोल्ड मेडल जीता। और एक जो आप बहुत ही फेमस लाइन सुनते होंगे कि इनके कॉपी को देख करके जो कॉपी चेक करने वाला बोलता है कि लिखने वाला जो है ये मुझसे ज्यादा जानता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक बैकग्राउंड से निकलता है, एकदम अपने आप को शांत रख करके, अपने कोई हवाबाजी, कोई शो ऑफ नहीं, कोई ऐसा ज्ञान का अहंकार नहीं, बिना एकदम समझिए कि एकदम अहंकारलेस आदमी और इतने बड़े उपाधि में पहुंचता है। तो ही डिजर्व दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो आज हम लोग इनको मानते हैं, पूजते हैं। और आप इस चीज को आपको समझना होगा कि भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक ये है जो बचे हुए हैं। हमको नहीं पता आने वाला जो वक्त है वो सरकार या किसको किस तरीके से लेता है। यानी कि मैं आपको इस चीज को बता देता हूँ, आने वाले मतलब जो भी भारत के नेता हुए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स हैं, सबके सब महान हैं जितने भी हैं, लेकिन उनमें से एक गिने चुने नेता है जिनको कोई गाली नहीं बोलता है, जिनके प्रति सबके मन में सम्मान है। तो उसमें से एक राजेंद्र प्रसाद का नाम टॉप लिस्ट में जरूर आएगा। ये थी राजेंद्र प्रसाद की ख्याति। इसके अलावा आपको बताते चले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ साहित्यिक कृतियां जहां से क्वेश्चन कई बार बनता है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी यानी कि बापू के कदमों में, भारतीय शिक्षा, ये सब इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। सिंस इंडिपेंडेंस 1960, बापू के कदमों में 1954 में। इसके अलावा महात्मा गांधी एंड बिहार समरनाज, महात्मा गांधी और पुनर्जागरण 1949। आत्मकथा, इन्होंने अपनी आत्मकथा 1949 में लिखा है। और 3 साल जब जेल में थे, बांकीपुर जेल में, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तब उन्होंने ये आत्मकथा अपनी किताब लिखी थी, डिवीजन ऑफ इंडिया या इंडिया डिवाइड 1946। और इसी किताब में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म को लथारा है और बोला है इट इज अ सीड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सीड के रूप में इन्होंने बताया है। इसके अलावा सत्याग्रह चंपारण 1922 में इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि इनका जो है अपना एक रुतबा रहा है और ये कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन ट्री और आईएनसी के प्रेसिडेंट अक्टूबर 1934 में बॉम्बे का सेशन हुआ था, उनमें इन्होंने ये सेशन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जुलाई 1946। इसके अलावा एडहॉक कमिटी ऑफ नेशनल फ्लैग, देखिए ये बेसिकली जुलाई 1946 में जो एडहॉक कमेटी बनी थी नेशनल फ्लैग के, उसके भी कमेटी के मतलब एडहॉक कमेटी में रहे थे। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी रहे थे, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी में भी रहे थे और स्टीयरिंग कमेटी में भी यह आपको राजेंद्र प्रसाद जी नजर आ जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एक अहम भूमिका है। स्टार्टिंग फ्रॉम द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह को जितनी बारीकी से राजेंद्र प्रसाद ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि गांधी जी तो मतलब समझिए उस बार व्यस्त थे आपके उसमें और ये उनके सपोर्ट में थे, तो इन्होंने बहुत सारे चंपारण सत्याग्रह में, बापू के कदमों में, गांधी जी एंड समरनास, गांधी जी एंड चंपारण, ऐसी बहुत सारी किताबों को लिखा है। और आज मैं भी जब चंपारण सत्याग्रह टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसमें मैं इनके रेफरेंस से ही बहुत सारी चीजों को आपको बता पाता हूं जो आप कई बार बोलते हैं सर इतना जानकारी आपके पास कहां से आ गया। तो चंपारण सत्याग्रह का सक्रिय रूप से समर्थन इन्होंने किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के बड़े आंदोलन के हिस्से के रूप में बिहार में असहयोग का आह्वान करना और 12वां प्रांतीय सम्मेलन जहां पे जब भारत में जहां पे सितंबर 1900 सितंबर महीने में आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया, यहाँ पे आपके अगस्त महीने में कर देना कितनी बड़ी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन में पूरे बिहार का व्यापक दौरा किया और आंदोलन का समर्थन करने के लिए जनसभाएं, पब्लिक मीटिंग आयोजित की और हृदय स्पर्शी भाषण दिया, जिससे बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर के आगे आकर के आजादी की इस लड़ाई में अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, आपको बताते चले कि आधुनिक बिहार के निर्माता, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न बिहार, अब आइए थोड़ा सा हम जानते हैं उन अन्य लोगों के बारे में। तो सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है। बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से प्रचलित है। पहले चीफ मिनिस्टर जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, बैद्यनाथ धाम टेम्पल में देवघर में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध को समाप्त किया और खुद दलितों के साथ अंदर जाते हैं और इस चीज को समझाते हैं, बताते हैं कि भाई छुआछूत करने से कुछ नहीं होगा। इनका जन्म मुंगेर जिले में 1901 में हुआ। हालांकि आज के समय का आई थिंक शेखपुरा हो गया, उस समय का मुंगेर जिला था। नन कॉपरेशन मूवमेंट, किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन, इनमें इनका अहम योगदान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सिन्हा के साथ आधुनिक बिहार के निर्माताओं के रूप में एक श्री कृष्ण सिंह का भी एक अहम भूमिका है, जो कि आजादी के बाद इनका एक अहम योगदान है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, अगला नाम है अनुग्ना नारायण सिंह। अनुग्ना नारायण सिंह के बारे में आपको बताते चले, पहले डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं।
इनको जो है हम लोग बिहार विभूति के नाम से जानते हैं और पहले फाइनेंस मिनिस्टर और पहले डिप्टी सीएम के रूप में भी जानते हैं। ये बेसिकली आपको बताते चले एक बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है, इनकी किताब है मेरे श्री बाबू। और श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर अरुण नारायण सिंह जो है दोनों एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए और एक आपके हो गए, जैसे मान के चलिए कि सेंटर में होम मिनिस्ट्री होता है बहुत बड़ा, मतलब पीएम के बाद, लेकिन स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ा होता है। तो असलियत में ये जो थे बहुत अच्छा, मतलब बोलते बहुत अच्छा थे, ज्ञानी थे, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे असली जो बिहार चलाने का काम करते थे, अनुग्रह बाबू ही किया करते थे। तो अनुग्रह बाबू, जिनको हम लोग बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। अगला नाम है यदुनंदन शर्मा, बिहार के भारतीय किसान नेता। और गया में रेवड़ा सत्याग्रह जो है इसको लीड करने वाले कौन, रेवड़ा सत्याग्रह इसको लीड करने वाले यदुनंदन शर्मा। जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किसान के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया और इसे जो है रेवड़ा सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कुछ नाम, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, बड़े इंपॉर्टेंट किसान नेता के रूप में, एसएसएस हम लोग कह सकते हैं। किसान प्राण भी इनको कहा जाता है। इनको किस नाम से, तो किसान प्राण के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से बाबू, तो किसान प्राण के नाम से इनको जाना जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक इंटेलेक्ट थे, विपुल लेखक थे, समाज सुधारक, क्रांतिकारी और किसान के बहुत बड़े नेता। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन, बिहटा किसान सभा का गठन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो कि 1929 में सोनपुर के मेले में हुआ, या फिर अगर हम बात करते हैं 1928 में बिहटा किसान सभा का गठन, या फिर आपको ऑल इंडिया किसान सभा का गठन, ये सब के पीछे अगर हम बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान के बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। आप लोग से एक होमवर्क है, स्वामी सहजानंद सरस्वती डे जो है, दिवस जो है, ये कब मनाया गया, जरा कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे। इसके बाद बैकुंठ शुक्ल, बड़े इंपॉर्टेंट नेता। बैकुंठ शुक्ल की बात आपको बताते चले कि इनके चाचा जी थे जिनका नाम था योगेंद्र शुक्ल। नॉर्मली हम योगेंद्र शुक्ल सोचे आपको पढ़ाने का, लेकिन पहले सोचे बैकुंठ शुक्ल को पढ़ाए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आदमी मिस कर देता है। और हमको इस आजादी के अमृत जो हफ्ता है, इसमें इन सब सारे नामों को एटलीस्ट एक बार ट्रिब्यूट जरूर देना चाहिए। तो एक नाम बैकुंठ शुक्ल, आपको बताते चले एक नाम था जिनका नाम था फरीदनाथ घोष। फरीदनाथ घोष वो शख्स था जो एचएसआरए का फाउंडिंग मेंबर था। और भगत सिंह को जो सजा हुई, उस भगत सिंह के सजा के पीछे फरीदनाथ घोष का बहुत बड़ा हाथ था। पहले भगत सिंह का साथी था, क्रांतिकारी था, लेकिन सरकार के दबाव के आने के बाद वह सरकारी गवाह बन गया। अब इन लोग का एक वसूल होता है क्रांतिकारियों का कि तुम अगर गड़बड़ सरबर किए हो तो तुमको हम कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी चाप देंगे। चाप देंगे मतलब खैंट के मार मुड़ देंगे। तो वैसा ही कुछ हुआ। बैकुंठ शुक्ल, जगह थी बेतिया, वहां पे फणिनाथ घोष मुड़ी फांक रहे थे, पकड़ते हैं और इतना मार मारते हैं। बेचारा बेचारा तो नहीं था, सरकारी गवाह, लेकिन चलिए दबाव से बना होगा, कोई शौक से थोड़ी बना होगा। तो घोष एक सरकारी गवाह अप्रूवल था, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, उसको पकड़ करके ये मार देता है। हालांकि इसके बाद बैकुंठ शुक्ल को फांसी हो जाती है, कहां पे, गया जेल में, ठीक। तो हिंदुस्तान सेवा दल और एचएसआरए जैसे क्रांतिकारी सदस्यों के सदस्य थे। इसके अलावा अच्छा, योगेंद्र शुक्ल के बारे में बता दे चले, ये जो थे जयप्रकाश नारायण के बहुत सहयोगी, पहले क्रांतिकारी थे, फिर जयप्रकाश नारायण के साथ समाजवादी विचारधारा में आपको नजर आ जाते हैं। इसके बाद करियानंद शर्मा, मुंगेर में बहरिया ताल आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट और किसान मूवमेंट के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य। सत्यनारायण सिन्हा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के, और इमरजेंसी के दौरान जेपी के कंप्लीट रिवॉल्यूशन मूवमेंट के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। एस एन सिन्हा, इस चीज को याद रखिएगा। और ये वही जेपी आंदोलन था जिस जेपी आंदोलन के दौरान जो है आज के डेट में जो बिहार के जो भी नेता आपको नजर आए हैं नए समय में, और एक समझिए समाजवाद के एकदम मतलब अब तो खैर नेता तो है ही नहीं, सब हम क्लियरली आपको बता रहे हैं, अभी के जितना नेता है ना सब कॉन्ट्रैक्टर सब था, मतलब समझिए कि सब वो था, ठेकेदार था। अब ठेकेदार से सब नेता बन गया, बाकी और कोई क्वालिटी नहीं इनमें। आप देखिए, देखिए लालू यादव को भले ही आप गरिया दीजिए, लेकिन विचार देखिए लालू यादव का कि भाई वो जो है, ठीक है, करप्शन किया उन्होंने, लेकिन उनका विचार अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड इट आउट, सोशल जस्टिस। नीतीश कुमार जी की बात करें, नीतीश कुमार जी को आज के डेट में कितना भी गरिया लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार द पर्सन जो आज आप देख रहे हैं जो भी बिहार में उपलब्धि, वो उनके कारण है। राइट, तो ये सब कुछ नेता थे जो आखिरी दौर के नेता थे। राइट, तो बहुत बड़ी बात है। तो खैर अब तो सब ठेकेदार सब है, लोग को भी वही पसंद है, रीलबाज नेता। तो करियानंद शर्मा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये सब कुछ नाम है। बसावन सिंह, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में योगेंद्र शुक्ल के साथ स्वतंत्रता सेनानी और वंचित और औद्योगिक मजदूरों के, खेतिहर मजदूरों के अधिकार के लड़ने वाले एक मजदूर आंदोलन, एक किसान आंदोलन और साथ ही साथ एक लेबर लीडर के रूप में
अस्तित्व में है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है बिहार से। योगेंद्र शुक्ल आपको बता दिए, एचएसआरए और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और काला पानी में कैद रहे प्रमुख नेताओं में से एक, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे, उस दौरान योगेंद्र शुक्ल भी उनके साथी थे। बाहरी मदद राम वृक्ष बेनीपुरी से मिलते। राम वृक्ष बेनीपुरी की कुछ किताबें जो आपको बताते चले, जैसे लाल तारा, कैदी की पत्नी। कभी आपको लगे कि आप थोड़ा अलग विचार के हैं, आपकी पत्नी थोड़ा कैपिटलिस्ट माइंडसेट की है, आप थोड़ा सा समाजवादी माइंडसेट के हैं, ये किताब जरूर पढ़िएगा और उनको भी पढ़वाइएगा, कैदी की पत्नी, बड़ा प्यारी किताब है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं, अगला नाम क्या है सर, सीलभद्र यजी, किसान नेता, कांग्रेस किसान मूवमेंट से जुड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस के बहुत सहयोगी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें, ग्लिम्स ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड स्टैंड इन सोशलिज्म, अननेसेसरी टू इंडिया, ट्रू फेस ऑफ मोनोपॉलिटिक्स, अमेरिकन डेमोक्रेसी। ये सब कुछ को जो की बात अगर हम लोग करते हैं तो सीलभद्र यजी जो है, इन सब कुछ से आपको जुड़े हुए व्यक्ति जो है नजर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं तो आपके बिधन चंद्र रॉय, यानी कि आपको बताते चले ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य, सेकेंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये बताते चले इनके बारे में कि वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम रहे, 5 शहरों के निर्माता जैसे दुर्गापुर, कल्याणी, बिंधानगर, अशोकनगर, इसके अलावा हबल। सामाजिक सेवा के लिए पटना में संपत्तियों को ट्रस्ट बना दिया, और भारत रत्न का अवार्ड भी इनको मिलता है। किनको? तो बिंधन चंद्र रॉय को। जन्म इनका पटना में ही हुआ था, लेकिन बंगाल में शिफ्ट हो गए आगे जाकर के, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण, क्या ही बताया जाए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मतलब नाम के पहले अपने आप लोकनायक आ जाता है। स्वतंत्रता संग्राम और वैचारिक यात्रा इनका, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले इनकी शुरुआत होती है नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, जहां पे जब इनका पढ़ाई का कुछ दिन बचा था तो अपने स्कूल को छोड़ देते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग मैस्करेड और 1921 के नन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंसक परिणामों से अत्यंत विचलित हुए। औपचारिक शिक्षा छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम को चुना, और महज कुछ दिन इनके डिग्री का बचा था, इन्होंने डिग्री को छोड़ करके नेशनल स्कूल में ले लिया, जहां पे इनकी ब्रज किशोर से मुलाकात होती है, ब्रज किशोर जी से, जो कि समझिए कि बिहार विद्यापीठ के वाइस चांसलर के रूप में थे, और आगे जाकर के ब्रज किशोर जी इनको अपना दामाद भी बना लेते हैं। 1922 में यूएसए में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स की उच्च शिक्षा के लिए यूएस गए, और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से परिचय, मार्क्सिस्ट विचारधारा में परिवर्तन, और मार्क्सिज्म की तरफ चले गए। अब आजकल का बच्चा सबको बोले कि भाई मानते हैं जयप्रकाश नारायण को, हाँ, लेकिन कार्ल मार्क्स को नहीं मानते हैं। आजकल का बच्चा सबको बोला जाए कि सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, हाँ, लेकिन समाजवाद को नहीं मानते हैं। खाली सिंबॉलिक चाहिए, फोटो फाटो लगाना है। भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों को नहीं मानते हैं। खाली फोटो लगा करके रील्स बाजी करा दीजिए उनसे, कोई उनके विचार को नहीं। अंबेडकर जी को मानते हैं, लेकिन अंबेडकर जी के विचारों को नहीं मानते हैं। गांधी जी को तो खैर गरियाते हैं, लेकिन जो बच्चे मानते हैं उनके विचारों को मानिए। नेहरू जी को अगर मानते हैं तो उनके विचारों को मानिए। समझे मेरी बात? तो वही वाली चीज है। तो 1922 में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स की उच्च शिक्षा के लिए यूएस गए। उसके बाद रीडिंग फेज, और आजकल का लोग होता था क्या बोलता है इनके बारे में पता है? ये खुद क्या करेंगे, ऐसे बोलता आजकल का जो अगर होता, मतलब इस टाइप का जो माहौल चल रहा है आजकल देश में, बोलता अरे खुद क्या बोलेंगे, खुद कार्ल मार्क्स के एकदम मार्क्सिस्ट हैं, फंड लेके आए हैं अमेरिका से, क्या ये टोटल रिवॉल्यूशन चलाएंगे? अगर उस समय में आज मतलब आजकल का सोशल मीडिया टाइप रहता लोग तो। आइए, रीडिंग फेज की बात करें तो सर्चलाइट और न्यू इंडिया में राजेंद्र प्रसाद और एनी बेसेंट के लेखों से प्रेरित हुए, और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि रखने लगे। 1929 में भारत वापसी किया, आईएनसी में शामिल, गांधी जी की अहिंसा, नन वायलेंस और सत्याग्रह में अत्यधिक प्रभावित किया इनको, और 1932 में सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट में भागीदारी के लिए इनको कारावास इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। जो आपको पता है हजारीबाग जेल से जो एस्केप करते हैं, जेल एस्केप प्लान दैट वाज वेरी पॉपुलर। 9 ऑफ नवंबर 1942 अपने 5 साथियों के साथ बाहरी मदद राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा मिली थी। लेफ्ट ओरिएंटेड रिहाई के बाद कांग्रेस के भीतर वामपंथी समूह लेफ्ट विंग ग्रुप जो थे, उसके गठन का नेतृत्व तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और जयप्रकाश नारायण, भारत छोड़ो आंदोलन में इनका एक अहम योगदान रहा है, सक्रिय भागीदारी रही है। विशाल विरोध प्रदर्शन इन्होंने जबरदस्त तरीके से किया है, हड़तालों और प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, गांधी जी और नेहरू की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को जीवित रखना, और इस तरीके से लोगों को लेकर के आगे चलना। गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए और गुप्त रूप से गतिविधियों का किया, जैसे कि आपको आजाद दस्ता उसका एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको नजर आ जाता है। रिवॉल्यूशनरी अप्रोच 1946 में रिहाई के बाद मिलिटेंट पॉलिसी को आग्रह किया, नेपाल में आजाद दस्ता का गठन 1942 में, जब ये भागते हैं जेल से उसके बाद आजाद दस्ते का गठन करते हैं।
स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने रुके नहीं, स्वतंत्रता के बाद भी अहिंसा को अंतिम हथियार के रूप में स्वीकार किया। सोशल रिफॉर्मिस्ट यानी कि जिसको हम कह सकते हैं समाज सुधारक, दहेज प्रथा उन्मूलन, हरिजनों का उत्थान, जाति व्यवस्था इस सबको खत्म करने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अगर बात करें अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान। अंत्योदय मतलब क्या होता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति का राइज नहीं होगा तब तक अंत्योदय नहीं पाएंगे। अपलिफ्टमेंट ऑफ लास्ट मैन एसेंशियल टू हिज सोशलिस्ट थॉट यानी कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। इनका सोशल मूवमेंट 1954 में सक्रिय राजनीति छोड़ दिए। विनोबा भावे के 1954 में सक्रिय राजनीति छोड़ दिए और विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश में चल रहा था इनको अपना समर्पित कर दिया। अमीन जमींदारों को भूमिहीन को जमीन दान करने के लिए प्रेरित करने लगे कि भाई जमीन को अब दान कीजिए। जयप्रकाश नारायण राजनीति से दूरी और लोकतंत्री दृष्टिकोण की बात करते हैं तो नेहरू के यूनियन गवर्नमेंट में शामिल होने के प्रस्ताव को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, बोला कि हमको नहीं शामिल होना है। सामाजिक कारणों पर ध्यान दे केंद्रित करने के लिए इन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बनाई और राजनीतिक दलों के मोहभंग यानी कि हम बात करते हैं तो कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी का आह्वान इन्होंने किया। और ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बोला कि भाई जो यूनियन काउंसिल, स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, विलेज काउंसिल यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल को ट्रू पावर ऑफ पीपल, जो कि वही गांधी जी वाला कि भाई सबका स्वराज सबके पास अपना अधिकार हो, सबके पास हो और डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से हो, इसको इन्होंने बेहतर कॉन्सेप्ट बनाया। इसके अलावा आपको बताते चले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ और चीजें जैसे कि ये 1931 अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ चीजें बताने से पहले आपको बताते चले कि इनसे रिलेटेड भी कुछ अच्छा एक एक यहाँ पे अब ये रिकैप वाला पॉइंट है। अब देखिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कुछ चीज, ये तो हम आपको एक इंट्रोडक्शन दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ त्यागों के बारे में अब फिर से वापस से बताते चले तो 1921 में वकालत की पढ़ाई इन्होंने वकालत छोड़ दिया इन्होंने, जो अपना बहुत अच्छा प्रैक्टिस था इनका वकालत का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। स्वतंत्रता संग्राम के लिए पटना के पास नेशनल कॉलेज इन्होंने शुरू किया, उसके पहले प्रिंसिपल के रूप में भी जाने जाते हैं। बेटे को पश्चिम स्कूल से हटा करके बिहार विद्यापीठ, इनका जो बेटा था अगर बात करें तो ये जो था वेस्टर्न स्कूल में था। तो आजकल का नेता सब देखिए सब अपने बेटा को यूएस अमेरिका भेजता है, इस वजह कितने बड़े महान आदमी थे, इन्होंने अपने बेटे को सबसे पहले हटा के अपने स्कूल में पढ़ाया। आज बोल दीजिए किसी नेता को, कोई शिक्षा मंत्री, कोई भी शिक्षा मंत्री बोले कि भाई आप अपने बच्चे को इंडियन सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, स्वास्थ्य मंत्री को बोले अपने बेटे का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराइए जिसमें आम जनता कराता है, कोई नहीं कराएगा, नो वन। और ये देखिए ये कितने बड़े नेता है और इसीलिए तो अच्छाई की मूर्त और इस टाइप की चीजों से इनको नवाजा जाता है। तो 1921 में वकालत छोड़ दी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए पटना के पास नेशनल कॉलेज शुरू किया, अपने बेटे को पश्चिमी स्कूल से हटा करके बिहार विद्यापीठ में इसका एडमिशन करवाते हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि 1931 में सॉल्ट सत्याग्रह, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी सक्रिय योगदान रहा और 1914 में बिहार बंगाल की बाढ़ में लोगों ने मदद की। 1934 में जब भूकंप आया था तो बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की और इसके जो है आपके चेयरमैन के रूप में भी नजर आते हैं कौन, तो राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन के रूप में भी नजर आते हैं। उनकी विरासत अपने आप में एक अटूट रही है। 1952 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए, 1957 में फिर से चुने गए, केवल राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार पूर्ण काल पूरे किए हैं वो यही है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को पहली बार 1 महीने के लिए जनता के लिए इन्होंने खोला। अब प्रमुख पर्यटक आकर्षक है कि बोला कि भाई जनता को भी, और आज उसी लेगेसी को कंटिन्यू किया जाता है कि जब आप मुगल गार्डन का नाम, जिसको अब नाम बदल के कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया, क्या नाम बदला गया जरा बताइए, तो नाम बदलने में चैंपियन है सरकार। तो राष्ट्रपति भवन और जो मुगल गार्डन उसको जनता के लिए पहली बार 1 महीने के लिए खोले और वो आज के डेट में लेगेसी बना हुआ है। 1962 में राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। एक और नाम जिनके बारे में आपको बताते चले, जगजीवन राम, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार, जो पहली महिला फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा के रूप में भी जानी जाती है। जगजीवन राम के बारे में आपको बताते चलें, बाबूजी के नाम से जानते थे। जगजीवन राम जो थे ये सबसे यंगेस्ट मिनिस्ट्री थे, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे ड्यूरिंग फर्स्ट कैबिनेट जो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत बना था। साथ ही साथ जब बांग्लादेश लिबरेशन वार था उसमें इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के समय में ये रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में कहाँ पे, चंदवाहा बिहार में दलित परिवार में हुआ था और एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के योद्धा, उत्कृष्ट सांसद के रूप में जाने जाते हैं। स्कूल जब इनका हुआ था तो पहली बार इनको भेदभाव का सामना करना पड़ा था, जब अलग पानी का मटका इनके लिए किया था तो इन्होंने इस मटका को तोड़ करके इसका विरोध किया और प्रिंसिपल को अलग मटका हटाने पड़े। इसके बाद दूसरा जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार इंसिडेंट देखा जब इन्होंने इस भेदभाव का बहिष्कार किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1925 में विद्वान पंडित मदन मोहन मालवीय से मुलाकात, बीएचयू में शामिल होने से प्रेरणा, सामाजिक बहिष्कार का सामना।
अन्याय का विरोध करने के लिए अनुसूचित जातियों को संगठित किया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में 1931 में बीएससी की डिग्री हासिल की, और ऑब्वियस सी बात है रविदास जो सम्मेलन है उसमें आयोजित किया, और पूरे कलकत्ता में गुरु रविदास जयंती मनाई गई। और रविदास सभा जो है इसके फाउंडर के रूप में भी जगजीवन राम जाने जाते हैं, और इन्हीं की बेटी हैं मीरा कुमार, जो कि आपके लोकसभा की पहली फीमेल स्पीकर के रूप में भी जानी जाती है, आपने कई बार उनको देखा होगा। इसके बाद हम अगर बात करते हैं जगजीवन राम के बारे में, स्वतंत्रता से पूर्व 1931 में आईएनसी में शामिल हुआ। 1934-35 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना किया। सहायक में दबे हुए वर्गों के लिए सम्मान, मतलब समझ लीजिए इनको बिहार का अंबेडकर भी कह सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए। 1935 में हिंदू महासभा सत्र, अछूतों के लिए पीने के कुएं मंदिर खोलने का प्रस्ताव। 1935 में इन्होंने मतलब समझिए कि 1935 में हमदर्द कमीशन रांची के सामने पेश हुए, पहली बार दलितों के लिए वोटिंग अधिकार की मांग की, और अर्ली 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए 2 बार ये जेल भी जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 40 वर्षों तक लगातार पार्लियामेंट के मेंबर रहने का, 1936 से 1946 के बीच में, और भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री 30 साल तक। मृत्यु इनकी 6 जुलाई 1986 को होती है। समाधि इनका समता स्थल, जो कि प्लेस ऑफ इक्वलिटी, जिसको समता स्थल के नाम से जानते हैं, प्लेस ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री जो आपको बताएं लेवल पोर्टफोलियो मिला, श्रम विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1952-56 में, ट्रांसपोर्ट रेलवे 1956-62, कम्युनिकेशन 1956-62, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन 62-63, और फूड एंड एग्रीकल्चर 1967-70 में। 1970 में डिफेंस मिनिस्टर थे। 1971 के दौरान इंडो पाकिस्तान का जो वार होता है उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर थे। 1970 में कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई और जनता पार्टी में शामिल हुए, और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर 1977-79 में एज अ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये जाने जाते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को सारे बच्चों को याद रखना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जयप्रकाश नारायण, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है आप सभी बच्चों को बता रखा है जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण नाम सुनते ही आता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे संस्था, अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़े संस्था के रूप में जाने जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण एक आइकॉनिक वॉइस थी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की, और हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को। इनका जन्मदिन जो है सेव डेमोक्रेसी डे के रूप में जाना जाता है, और 1975-76 में एंटी इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए इनके जन्मदिन को सेव डेमोक्रेसी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यू कैन यूज इट इन योर मेंस एंड राइटिंग। ये जो है संपूर्ण क्रांति की बात करते थे। अभी संपूर्ण क्रांति क्या थी, तो 7 इंपॉर्टेंट क्रांति। सबसे पहले सोशल सामाजिक क्रांति, दूसरा आर्थिक क्रांति, तीसरा पॉलिटिकल क्रांति, चौथा कल्चरल क्रांति, पांचवा आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्रांति, छठा शैक्षिक क्रांति, सातवां हम अगर बात करते हैं स्पिरिचुअल क्रांति। ठीक है, स्पिरिचुअल क्रांति। तो ये जो है 7 प्रकार की क्रांति के बारे में हम लोग को बताते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की क्रांति है। यही अगर हम लोग बात करते हैं इनके बारे में, तो इनका जो बिहार मूवमेंट 1974 में बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसको बिहार मूवमेंट कहते हैं। और जेपी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि लोकतंत्र के चैंपियन के रूप में, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाने जाते हैं। और इंदिरा गांधी सरकार जो उस समय में समझिए कि बहुत कड़क सरकार मानी जाती थी। आप लोग अगर मोदी सरकार को कड़क सरकार बोलते हैं, तो इंदिरा गांधी सरकार को आप फिर क्या ही बताया जाए। तो बहुत कड़क, हालांकि आयरन लेडी थी, बहुत इन्होंने अच्छा काम भी किया इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। मतलब नहीं है कंपेयर, लोग कंपेयर कर देते हैं मोदी जी का इंदिरा गांधी जी से, बट नहीं है कंपेयर ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब ये इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको लगे कि नहीं सर मोदी के एंटी हो रहे हैं, हम मोदी के एंटी नहीं है। आप जब पढ़िएगा उनके पॉलिसीज को और उसके आउटकम्स को, और इनके पॉलिसी और इनके आउटकम्स को, आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो। अगर मेरी बात पे यकीन करना है तो ये सच्चाई हम तथ्य के साथ बोल रहे हैं, कोई कंपेयर नहीं है। इंदिरा गांधी जी बहुत ऊपर थी, बहुत ऊपर थी। आइए, मतलब ठीक है चलिए हम बोलेंगे नहीं ज्यादा, फिर विवाद हो जाएगा, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए वैसे भी। तो आइए, पीएम इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान दिया। और ये देखिए ये कितनी बड़ी थी, और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी मतलब इस टाइप की चीजें हुई। और 1977 में आम चुनाव में जनता पार्टी सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है बनने का प्रावधान उस समय में शुरू होता है। जयप्रकाश नारायण पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और समाजवाद पे यकीन करते थे।
उनका मानना है कि जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट स्तर पर निर्णय लेने में शामिल होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन हम लोग जयप्रकाश नारायण को मानेंगे, उनका फोटो तो लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस को मानेंगे, फोटो लगाएंगे, भगत सिंह को मानेंगे, फोटो लगाएंगे, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानेंगे। उनके विचारों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, एकदम बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे। स्वामी विवेकानंद का एकदम बाप रे बाप फोटो लगा के पूजा हो रहा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचारों को नहीं मानेंगे। स्वामी विवेकानंद के सिर्फ विचारों को मान लीजिए ना, आपको सच में लगेगा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस देश भर में। 1948 में कांग्रेस सोली, सोशलिस्ट विचारधारा बनाई और कृपलानी की पार्टी के साथ विलय करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। और व्यवहारिक देखिए 1952 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी भी एक बनाई और आगे जाकर के कृपलानी की पार्टी के साथ विलय करके एक एक व्यवहारिक समाजवाद प्रैक्टिकल सोशलिज्म बनाया। एक फेक सोशलिज्म था हिंसा का तरीका, ये सोशलिज्म भी एक अलग टाइप का था। ये रिवॉल्यूशन को लेकिन बंदूक के नोक पे नहीं करते थे, ये मतलब रिवॉल्यूशन को गांधी मतलब गांधीयन रिवॉल्यूशन समझ लीजिए कि ये जो थे। अच्छा, इनकी पत्नी जो थी बहुत ट्रू गांडीयन और ये थे आपके समाजवाद, दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यारा संवाद है। तो कैदी की पत्नी जो एक किताब है, या जो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो इनके द्वारा इनके ऊपर लिखी गई जीवनी है, उसको जरूर पढ़िएगा सिलेक्शन के बाद। ये करते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में कि राज्य की शक्ति के माध्यम से कानून द्वारा स्थापित, ये आपके वॉलेंटियर एफर्ट, लोगों के दृष्टिकोण स्वभाव को बदलकर स्थापित करना सीखते, स्वैच्छिक प्रयास, ये नहीं कि जबरदस्ती बंदूक के नोक पर जैसा कि रिवॉल्यूशनरी कंट्री में होता है। ये सर्वोदय मूवमेंट चलाते थे, यानी कि यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, यानी कि सबका विकास, जो कि गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया था। अहिंसा, विकेंद्रीकरण, आर्थिक राजनीतिक शक्ति, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था और समृद्ध और सुखी समाज के ऊपर आधारित था। जयप्रकाश नारायण का अप्रोच था राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण उत्थान, रूरल अपलिफ्टमेंट पे सर्वोदय बनाए रखना। तो ये था आपके, अगर आप इसका एक माइंड मैप लेना चाहें तो यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप लगा दिया है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको माइंड मैप लग चुका होगा। इनका 7 क्रांति, सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इसके अलावा शैक्षिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने माइंड मैप जो है यहाँ पे कुछ लगा दिया है, सो दैट कि आप इसको एक बार पूरे उससे रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। पीपीटी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो अभी आप लोग के समक्ष इस आजादी के उपलक्ष्य में एक हमारा इंडिपेंडेंस डे छूट चल रहा है। तो हमारा इस आजादी के वीक में इंडिपेंडेंस डे छूट चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। हमारे पास जो हिंदी इंग्लिश बैच बाइलिंगुअल बैच है, यानी कि जो हमारा हिंदी बैच और इंग्लिश बैच का बाइलिंगुअल बैच है, बाइलिंगुअल बैच है और इंग्लिश मीडियम के लिए 72nd का आरंभ बैच, खुद हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अभ्युदय बैच जो 73rd या 74th या 75th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो आंसर राइटिंग सिर्फ करना चाहते हैं 72nd और सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, फाउंडेशन से, उनके लिए आलेखन बैच है 6999 में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपके लिए प्रीलिम्स का ये क्रैश कोर्स है, ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अभी ऑफर प्राइस में 3000 में 72nd का प्रीलिम्स है। एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं, सारथी 2.0, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, निर्णायक 2.0, ये सारा का सारा बैच है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर बैच 8789847319, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा सो दैट आई कैन एड योर, मतलब बेसिकली आपको हम बता सकें। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आपको मेरे मेंटरशिप में ये हमारी टीम है, टीम की जो क्लासेस मिलेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगी। इसके अलावा आपको बताते चले वी हैव द बेस्ट टीम। अब आपको मिलेंगे वेद सर पॉलिटी के लिए, अमित श्री सर आपको ज्योग्राफी के लिए, अमित सिलानी सर साइंस के लिए, अरोड़ा सर हिस्ट्री के लिए, सुप्रिया सर मेंटर एनएसए, अंकिता मैम करंट अफेयर्स के लिए, अंशु मैम आपको यहाँ पे नजर आती हैं मैथ्स रीजनिंग के लिए, और मेरे द्वारा इसमें आपको बिहार स्पेशल ऐसे का सेगमेंट और मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो याद रखिएगा जब भी आप कोर्स लें तो आदि लाइव कोड ही इसको इंश्योर करें, इससे आपको एडिशनल मेंटरशिप मिल जाता है, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं। अब देख सकते हैं दिस इज हाउ बेसिकली हम आपको मेंटरशिप प्रदान करते हैं, हर टॉपिक हर चीज का। मैं आपको हमेशा बताता हूं जो शैक्षणिक संस्थान या जो कोचिंग या जो शिक्षक आपको मेन सोसाइटी की तरफ प्रेरित नहीं कर रहा है वो महज आपका समय खोटा कर रहा है, आपको सिविल सर्विस की तैयारी तो कतई वो नहीं करवा रहा है। तो इसी पॉइंट को नजर रखते हुए दिस देखिए दिस इज हाउ वी चेक योर आंसर, हम आपके आंसर को चेक करते हैं और आपको मार्क्स प्रदान करते हैं, समझाते हैं। ये आपको हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाता है कहाँ पे, तो आदि लाइव मेंटरशिप में। तो आदि लाइव मेंटरशिप के लिए मेरा नंबर है 8789847319, जो आपको हमारे पेड कोर्स के साथ अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो इसके साथ ही आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे पेड बैच के बारे में कुछ फीचर्स आपको बताते चले। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज, जब 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मतलब क्या हुई, तो हर जगह देता है। अब जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया, लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, हम लोग पीपीटी से पेड बैच में नहीं पढ़ाते हैं, हैंड रिटन नोट्स पढ़ाते हैं। तो नोट्स आपका बन गया हिंदी वालों का अलग बैच है हिंदी में, और इंग्लिश वालों का इंग्लिश में नोट्स बन गया।
अब इस नोट्स बनने के बाद इसमें आपको मिलेगा एक मेंटर। मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा, हैंड रिटेन नोट्स अलग से अपना दे देगा। इसके अलावा आपको कुछ A4 साइज का पॉइंटर दे देगा, माइंड मैप्स आपको दे देगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराएगा, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। फिर मेंस का क्वेश्चन देगा विद सैंपल आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बनाएंगे, लिखने के बाद आप मेंटर को सबमिट करेंगे, मेंटर चेक करके दोबारा देगा, आपको सुधार करेगा। आप दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिखने के बाद मुझे आप भेजेंगे आदि लाइव कोड के, आदि लाइव मेंटरशिप के अंतर्गत, और मैं आपके कॉपी को चेक करूंगा। और उसके बाद ये मेरा नंबर है 8789847319। तो आप जब भी कोर्स लें तो मेरे मेंटर से पहले और मैं आपको अपना हैंड रिटेन नोट्स दूंगा जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रीलिम्स और मेंस का टॉपिक तैयार होगा बच्चा। और इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इसी टाइप के इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग आपको 900 प्लस टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कराते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, जिसमें हम लोग 36,000 प्लस कीवर्ड्स को कराते हैं अगले 6 से 8 महीने में अच्छे से। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो 70 सेकेंड पीटी दे रहे हैं, उनको हम 70 सेकेंड पीटी का इसमें जो है जो टारगेट बैच है इंक्लूड करा देंगे। इसके अलावा इसमें आपको 10 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचता है जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों सेंट्रिक होता है। जब एग्जाम का आपका 4 महीना बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपके रिवीजन के लिए 73rd 74th के बच्चों के लिए, और 72nd बच्चा जो है उसको तो अभी मिल जाएगा, आगे भी मिल जाएगा अगर आप रिगरस तरीके से करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिलता है 5100 एमसीक्यू, और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स मतलब क्या हुआ, तो आप सबने एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास तो किया ही होगा लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया। कारण कारण ये है कि एनसीईआरटी जो आपका टॉपिक है या एनसीईआरटी जो आपका है वो एकेडमिकली क्लास 6 to 12 के लिए बना है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको आपको इसमें पढ़ाते हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका 100% प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा, बस आपको एफर्ट डालना है। और 100% प्रीलिम्स निकलने के साथ आपका 100% फी जो है ये भी रिफंड हो जाएगा। हम लोग आपको स्कॉलरशिप के मार्फत से प्रीलिम्स क्लियर होने पे 100% फी रिफंड करते हैं। उसके बाद हमारा आपका साथ तो सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं है, आपके सिलेक्शन तक है। तो 4 महीने का डेडिकेटेड आपके आंसर राइटिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपको सारे टॉपिक का आंसर राइटिंग करा रखा है। अब 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, फिर प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इस बीच में आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ग्रुप मेंटरशिप, और ये सब कुछ आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरा हैंड रिटेन नोट्स, हर एक टॉपिक को आप कोई भी टॉपिक को देख लीजिए, इकोनॉमिक जैसा वास्ट सब्जेक्ट को भी देखिए तो आपको नजर आएगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कैसे टॉपिक को लिखा जाए, कैसे आंसर को लिखा जाए, क्या इसके पीछे का पैमाना है, क्या इसको कैसे लिखा जाए, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ये सब कुछ जो है हम इसमें आपको बता देते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखना चाहें तो आप देखिए, जैसे ये पॉलिटी का ही आंसर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आंसर है, कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, कैसे फ्लो चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, कैसे पाई चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, आप देख सकते हैं दिस इज हाउ। देखिए कैसे इस्तेमाल किया गया है फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, कैसे क्लाउड डायग्राम को इस्तेमाल किया गया है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। हमारे अगर कोर्सेज में आप इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस बिहार, बिहार में देखिए हमारे पास आपके लिए हमारे पास आपके लिए एक प्रीलिम्स वाला बैच है, ये आलेखन मेंस का बैच है, 70 सेकंड लेना चाहे तो ये प्रीलिम्स का बैच है। प्रीलिम्स का बैच में सिंपल सा ऐसे जाना है, कोड लगा देना है। कोड क्या आपको करना है, तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाना है। जैसे ही आप आदि लैब कोड लगाएंगे 3000 में आपका प्रीलिम्स का बैच नजर आ जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करते हैं, इसके बाद हम अगर बात करते हैं, जैसे हम मान के चले कि आप में से कोई जन अगर मान के चलिए लेटर सपोज कि आप में से कोई जन अगर हमारा मेंस का बैच लेना चाहता है तो स्टेट पीसीएस बिहार, यहाँ पे देखिए आपका आलेखन है, अभ्युदय है, आरंभ बैच है। आलेखन बैच जो मेंस का बैच है इसको लेना चाहते हैं तो 6999 ये आपको पड़ जाएगा। मेंस का पूरा फाउंडेशन बैच है, देख लीजिए यहाँ पे। इसके अलावा हम अगर बात करना चाहते हैं, ये हो गया। अब आप मान के चले हमारा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो वी हैव दैट फाउंडेशन बैच, आरंभ बैच है, इसमें आप जाएंगे। इसमें जाने के बाद देखिए प्लेटिनम वाला ही बैच लीजिएगा, प्लेटिनम वाला ही बैच लीजिएगा। प्लेटिनम वाला बैच लीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या है, तो लैंग्वेज मांगेगा हिंदी की इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे हिंदी की इंग्लिश यहाँ पे आपसे मांगेगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मांगा बाई नाउ पे जाएंगे, बाई नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लैंग्वेज मांगेगा, हिंदी या इंग्लिश, तो जो भी आपको में किताब चाहिए उसमें डाल दीजिएगा। कोड क्या आपको डालना है, आदि लाइव, आदि लव नहीं आदि लाइव कोड डालिएगा, और आदि लाइव ही कोड डालिएगा। इससे आपको सारे टीचर का तो मेंटरशिप मिलेगा ही मिलेगा, मेरा एडिशनल आपको मेंटरशिप मिल जाता है। तो इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि आदि लाइव ही कोड आपको लगाना है। और आदि लाइव कोड लगाने के बाद आप क्या करेंगे, तो ये नंबर है 8789847319, ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे थ्रू ही लीजिएगा, कभी आपको टीम से कॉल आए तो उनको बता दीजिएगा कि आपको आदि लाइव मेंटरशिप चाहिए और आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को आप इंश्योर कीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। 15,999 में है। और ऑब्वियस सी बात, थोड़ा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो, हालांकि इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ मिल जाएगा, आप हमको एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।